तो फिर शहबाज शरीफ साहब बेचारे क्या करते, उन्होंने तो पूरी कोशिश कर ली थी ना कि कोई रास्ता निकल आए, वो रास्ते नहीं निकल रहे थे। अब वो धकेले गए एक कोने में। अब फिर नवाज शरीफ साहब ने अब कहा कि अच्छा चलो अभी वक्त है, अब मुझे बात तो कर लेने दो। उसकी वजह यह है कि मैं 6, 8, 9 महीने से चुप हूँ। 2 साल से मैं 2 साल से चुप हूँ। लोग कहते हैं कि जी नवाज शरीफ विक गया, खत्म हो गया, ये हो गया, वो डील हो गई है, और ऊपर से हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, एनआरओ मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा यार हमें मिल भी कुछ नहीं रहा, बदनाम भी हो रहे हैं, हमारे अवाम, हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे सपोर्टर्स बेजार हो रहे हैं और मायूस हो रहे हैं, और दूसरी पार्टी स्ट्रेंथन हो रही है, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, बुरी हालत है उनकी, मगर हमारी जो ये चुप रहना है ये हमारे नुकसान है हमारे लिए। तो अब हमें भी कुछ करना चाहिए, कुछ इंस्पिरेशन देनी चाहिए। ऊपर से ये अब एक नया डायमेंशन आ गया। मार्च के अंदर, अगले मार्च में सेनेट के इलेक्शन हैं। अब आपने देख ही लिया पार्लियामेंट के अंदर हो क्या रहा है। जो चाहे कानून पास कर लेते हैं, हालांकि मेजॉरिटी नहीं है, अगर जॉइंट हाउस हो तो मेजॉरिटी नहीं है, मगर इस्टेब्लिशमेंट के लोग फ़ोन करके मेजॉरिटी क्रिएट कर देते हैं। और अब तो इल्ज़ाम ये भी लग रहा है कि स्पीकर ने जो गिनती की है उस वहाँ भी धांधली कर दी उससे। वो कह रहे हैं नज़र नहीं आ रहा आपको क्या हो रहा है हमारे साथ। अब और हम कितना ये इस किस्म का जो फसाड है, ये जो ड्रामा है, ये जो फ्रॉड है, कब तक ये चलेगा। तो तमकनत इस वजह से अब मौका मिला है और पार्टी ने कहा जी ठीक है मियाँ साहब तुसी बोल लो। अब कोई रास्ता नहीं ला, सब कुछ जेलें काट रहे हैं, कोई फ्रॉड केस चल रह के गया पीछे। मरियम कहती है 3 दफ़ा तो मैं हुआ ही हूँ, और डाल दें, फिर सबको डाल दें, कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा। मगर हम कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं। मार्च में इलेक्शंस हैं सेनेट के। इस वक्त ये जो भी कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं वो नहीं कर पा सकते, बिकॉज सेनेट के अंदर इनकी मेजॉरिटी नहीं है पीटीआई की और इनके अलायंस की। मगर मार्च के बाद सेनेट जो है वो ऑपोजिशन के हाथ से चली जाएगी। जब वो चली जाएगी तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हो जाएगा, फिर तो हर किस्म की कानून पास हो जाएंगे, जिसके साथ प्रेसिडेंशियल रूल भी आ सकता है, जिसके साथ प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी आ सकता है, जिसके साथ एक्सटेंशंस भी हो सकती हैं, जिसके साथ हर किस्म के कानून बन सकते हैं, और बिल्कुल अगले 10 साल का एजेंडा पक्का हो सकता है, और वो भी कानूनी तौर से। इसलिए ये फैसला हो गया कि अब वक्त नहीं रहा। मौलाना को हमने रोक लिया था पिछले साल, मगर और वो इसीलिए क्योंकि बयानिया कोई और चल रहा था नून लीग का और पीपल्स पार्टी का। अब उन्होंने देखा हमें सहूलत तो मिल नहीं रही। अब वहाँ सिंध के अंदर रह क्या गया है, गवर्नमेंट ने सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की जो बिस्त की हुई है, जो प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ किया हुआ है, और उनके पास रह क्या गया है। अब यही रह गया ना कि जरदारी साहब अस्पताल में हैं या जेल में हैं या घर में बैठे हुए हैं, और तो कुछ नहीं। पीपल्स पार्टी को तो धकेला हुआ है जो इस किस्म का जो, और ऊपर से तलवार के जी गवर्नर रूल लगा के सबको अंदर कर देंगे, ये कर। वो कहते हैं यार फिर अब ये आ गया है तो ठीक है फिर। तो इसलिए अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं हुकूमत जो कर रही है और इदारे जो कर रहे हैं, वो नैब फॉर एग्ज़ाम्पल, FIA, ये जो सब कुछ हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, और आगे सेनेट इलेक्शन से पहले अगर कुछ करना है, अगर कोई धक्के लगाने हैं, अगर कोई दीवारें गिरानी है तो ला दो, फिर हु केयर्स। मगर उसके बाद तो गुंजाइश ही नहीं रहनी, फारग हो जाओगे आप। और ये जो सारी पॉलिसी है गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट की कि एक सफ़े पे मिल के नून लीग को और पीपल्स पार्टी को ख़त्म किया जाए और 1 पार्टी स्टेट बनाई जाए, वो कामयाब हो जाएगी। उसके बाद तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की। इसलिए ये फैसला हुआ कि ये एंटी, तो हिस्टोरिक इसलिए है कि पहली दफ़ा किसी ने इतना खुल के बात की, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात की है और बताया है कि कहाँ क्या इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है। और ये इस स्टेज पे ये किया है जिस स्टेज पे उनके पास और कोई रास्ता नहीं रहा था। अब ना फरिश्ते, ना खलाई मखलूक, वो सारी बातें एक एक करके दाने आते थे, मगर एक कंसिस्टेंटली होल एक पैराडाइम जो है, एक बयानिया के तौर पे अब नवाज शरीफ साहब खुल के आ गए और अब कोई गुंजाइश नहीं रही। और मेरा ख्याल है PTI का भी यही था कि करो, फिर आ गए तो करो। उनका ये ख्याल था कि ये अब इस्टेब्लिशमेंट इनके ख़िलाफ़ हो जाएगी, नून PTI के साथ और उनकी हिमायत करेगी और इनको और मारेगी। अब देखना आ गया है कि इस्टेब्लिशमेंट करती क्या है। मगर हिस्ट्री इसलिए है कि ये एकेडमिक डिस्कशंस होती थी, ट्विटर के ऊपर बातें होती थी। अब मेन स्ट्रीम में ये बात आ गई है कि इस मुल्क की क्राइसिस क्या है, जमहूरियत का मतलब क्या है, इस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या है, तारीखी रोल क्या रहा है, आगे आज क्या है और आगे क्या हो सकता है या होना चाहिए। मियाँ साहब के पहले दिन से 3 डिमांड्स थे। पहली बात कि ये इलेक्शन रिग्ड थी और किसने रिग की, मगर चले
उस बात को भी आगे नहीं बढ़ाते, मगर रिग थी, एक फ्रेश इलेक्शन कराएं, उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट गया, वो तो कहते थे आर्मी का रोल नहीं होना चाहिए, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट वहाँ तो छोड़ ही दिया, उन्होंने कहा जी फौज का रोल नहीं होना चाहिए और इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स होने चाहिए और फौरी इलेक्शन होनी चाहिए, ये उनका डिमांड था। और हमेशा वो यही कहते थे कि हमारे साथ कोई अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस्टेब्लिशमेंट के, आगे जाके जो अगर हम जीतते हैं तो डिरेल नहीं करेंगे, क्योंकि डिरेलमेंट होती रही है, उनका ये मौक़िफ़ है। तो मैं ये समझता हूँ कि फॉर ऑल दीज रीजंस ये बड़ा हिस्टोरिक है ना। भुट्टो साहब ने ये किया, एंटी इस्टेब्लिशमेंट पोजीशन नहीं ली उन्होंने आखिर तक, और फिर उनके साथ जो हुआ आपने देख ही लिया। इनफैक्ट लोगों का तो ये कहना है कि उस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट बड़ी कमज़ोर थी, जब भुट्टो साहब आए उन्होंने फिर इस्टेब्लिशमेंट को ख़ुद मजबूत किया, फिर इस्टेब्लिशमेंट ने उनको हज़म कर लिया, और उसके बाद आपने देख ही लिया, मियाँ साहब को भी बुलाया, फिर मियाँ साहब जब थोड़े से आज़ाद होने लगे तो उड़ गए, मोहतरमा आई, उन्होंने थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे किया, उड़ा दिया, फिर अगली दफ़ा मोहतरमा आई तो वो बड़ी बिहेव करके आई, फिर भी उड़ गई वो। अब आके आप समझें कि मियाँ साहब ने या नून लीग ने पसंद किया हो या ना किया हो, उन्होंने ये जो कर दिया है ना कि जी अब मेन प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन इस मुल्क का क्या है, अगर जमहूरियत है तो इस्टेब्लिशमेंट हैज़ टू स्टे आउट, दिस इज़ द प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन, करप्शन इज़ नॉट द मेन प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन। इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई कह रहे हैं करप्शन इज़ द मिनिमम। अच्छा, ये करप्शन इज़ द प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन, इसको हल करें तो मुल्क तरक्की करेगा। उनका ये बयान है कि इस्टेब्लिशमेंट दखल ना दे, हम अच्छे काम कर रहे थे, हम अपनी गलतियों से सीख रहे थे, हम बेहतर काम कर रहे थे। अब ये दो बयानिए चल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत एक टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान के लिए कि इतनी खुल के बात सामने आ गई है और इसको रोका नहीं जा सकता। अब मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स अंग्रेज़ी में तो बात कर जाते हैं, हम लोग भी कभी ऐसे ऐसे करके बात कर जाते हैं, मगर अब सोशल मीडिया सारी दुनिया देखती है, सब दुनिया पे बात होती है, ये बात छुपी नहीं रही। और आप देखिए मियाँ साहब की जो तकरीर है, पीटीआई को तो नहीं पसंद आई होगी, वो तो कहेंगे अच्छी बात है इन्होंने ये किया प्रेस एस्टैब्लिशमेंट के साथ, एस्टैब्लिशमेंट भी नाराज़ होगी। आप चले जाएँ मियाँ साहब के सपोर्ट बेस में, पंजाब में जाएँ, देहातों में जाएँ, जो लोग बैठ के देख रहे थे खो खो पे, ऐसे जैसे पुराने ज़माने में क्रिकेट मैच नहीं देखते थे लोग इकट्ठे होके, उस तरीके से लोग इकट्ठे होके मियाँ साहब की स्पीच सुन रहे थे। और जो मेरी फीडबैक है, सारे खुश हैं कि हुण बोले मियाँ, हुण साडा शेर बोले। अब ये एक बयानिया बन गया, अब इस बयानिया को बंद करना के लिए बहुत मुश्किल काम है, इस बयानिया को बंद करना, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। कोई नेशनल क्राइसिस हो जाती है ना, नेशनल क्राइसिस मतलब है कि आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी पराया स्टेट बना देती है, सैंक्शंस लगा देती है, हिंदुस्तान के साथ झड़प हो जाती है, कोई भी नेशनल क्राइसिस अगर आ गई ना इस मुल्क की, खुदा ना खास्ता, तो इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया उड़ जाएगा, इमरान खान उड़ जाएगा, और लोग फिर कहेंगे कि बुलाओ नवाज शरीफ ने वापस, और ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के पास जाएगी क्योंकि अवाम आपके साथ है तो चलिए। और ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं हो रही, बात यह है कि फाटा के अंदर आप देख रहे हैं एक नया बयानिया, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया आना शुरू हो गया। मौलाना फजल जो कि कभी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं थे, कहते थे इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं हमेशा ये, इसीलिए तो इस्टेब्लिशमेंट ने उनको कितने साल, मेरा ख्याल 10 साल कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना के रखा। तो वो तो उनके बंदे थे, नवाज शरीफ उनके बंदे थे। हुआ क्या है, हुआ ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये देख रहे हैं कि अवाम का वोट हम लेके आते हैं और हमें फिर कहा जाता है आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा के हमें निकाल दिया जाता है। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक महाज बन रहा है इस मुल्क के अंदर, अनफॉर्चुनेटली बड़ी बुरी बात है ये, कि उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान के अंदर एंटी इस्टेब्लिशमेंट फीलिंग है, सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध में एंटी इस्टेब्लिशमेंट फीलिंग है, भुट्टो साहब मारे गए, बेनज़ीर मारी गई, बयानियाँ वहाँ यही हैं कि इसमें कुछ दाल में काला है, किसने कि कौन किस का क्या रोल था। पंजाब के अंदर जो कि गढ़ है इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ अब बातें शुरू हो गई, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बातें हो गई। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मौलाना फजल पेशावर वैली, पेशावर और पेशावर का जो सारा इलाका है, जो कि एक ज़माने में नेशनलिज्म की तरफ जाता था, सेकुलर नेशनलिज्म, वो अब रिलीजियस नेशनलिज्म की तरफ, और वो इट्स नॉट इट्स एंटी इस्टेब्लिशमेंट। इसी तरीके से फाटा के अंदर, तो इसलिए ये जो सारा अलायंस बन रहा है इसके ऊपर भी आप देखिए ना, पीपल्स पार्टी इंटीरियर में ठीक ठाक रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकती है, पंजाब के अंदर ठीक ठाक नवाज शरीफ रेजिस्टेंस पेश कर सकती है, फाटा के अंदर पीडीएम ठीक ठाक रेजिस्टेंस कर सकती है, पेशावर के अंदर मौलाना रेजिस्टेंस पेश कर सकते हैं।
बलूचिस्तान के अंदर पश्तून इलाकों के अंदर JUI और रिलीजियस वो कर सकते हैं, नेशनलिस्ट जो है बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आउट बाहर बैठे हुए ना, मैंगल बाहर बैठा हुआ है, बाकी लोग बाहर बैठे हुए हैं। इसलिए ये इसको अंडर एस्टिमेट ना करें, ये इधर 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 एक डोमिनो इफेक्ट्स हो रहे हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट। अगर इस्टेब्लिशमेंट को भी बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि उनके छोटे शॉर्ट टर्म मकासद हैं या कुछ लॉन्ग टर्म मकासद हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो चैलेंज होंगे और ठीक ठाक चैलेंज होंगे, और इसमें मुल्क को बहुत ख़तरा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी ये मसाइल हल हों बैठ के मिल के, और हर इदारा और हर सियासी जमात, सियासतदानों के ऊपर ये जो करप्शन के इल्ज़ाम लगते हैं ये ख़त्म हो, सियासतदान अपने सही तरीके से कार्रवाई करें, अपनी काम करें, और इस्टेब्लिशमेंट अपना काम करे, और दोनों मिल के इस मुल्क को चलाएं। अगर ऐसे नहीं होगा, अब जो जिस तरीके से मिल के चला रहे हैं ये एंटी डेमोक्रेटिक है, ये डिक्टेटोरियल है, इसके अंदर जान नहीं है। ना ये मईशत रिवाइव कर सकते हैं, ये पंजाब में चीफ मिनिस्टर नहीं तब्दील कर सकते, तो ये आगे कहाँ जाएंगे? पंजाब आधा पाकिस्तान है, आप मेरी बात समझ रहे हैं जी। और आज अब जो इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए हैं कि करप्शन के अंदर PTI, और जो इनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो बातें शुरू हो गई हैं, अब कुछ छुपी हुई बात नहीं है, और ऊपर से नैब जो वन साइडेड कार्रवाई कर रही है वो भी एक्सपोज होगी, कंप्लीटली एक्सपोज होगी। तो मैं ये समझता हूँ और कि ये एक बहुत सीरियस क्राइसिस है, और ये क्राइसिस अब बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। अभी जो आपने बात की कि नवाज शरीफ साहब ने इसलिए ये ज़रूरी समझा ये सब कुछ कहना, क्योंकि उनका ख्याल था कि मैं चुप रह के मिल भी कुछ नहीं रहा, बदनामी अलहदा हो रही है, तो शायद वो भी ये सोच रहे हों कि हम जो लब बसता रहे कत्ल तो फिर भी होंगे, हम जो लब बसता रहे कत्ल तो फिर भी होंगे, नाम कातिल का बताते हुए मारे जाएं। वाह, बस यही इसी किस्म की बात है कि अब अगर यहाँ पहुँच गए हैं तो फिर और रास्ते बंद कर देंगे तो लोग डेस्परेट हो जाते हैं, लोग फिर बाहर आ जाते हैं, और यहाँ वही सूरत हाल हो रही है सियासी तौर पे और मैशी इकनॉमिक तौर पे रास्ते बंद हो रहे हैं। आप ये रास्ते बंद करने की बात करें, कल भी ये बहुत ये डिस्कशन हो रही थी कि अब जी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कश्तियाँ जला दी हैं, और जो मुफाहमत शहबाज शरीफ साहब के थ्रू होती थी और हो रही थी वो अब दरवाज़ा बंद हो गया। तो आपका ख्याल है वाकई अब कश्तियाँ जल गई और शहबाज शरीफ के थ्रू? क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि जब भी कोई होती थी उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के पास ये है काबिलियत कि वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते थे और दरवाज़ा ढूंढ लेते थे। अब आपका ख्याल है कि वो रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए? बिल्कुल नहीं। देखिए, जब नेगोशिएशंस हो रही होती है ना, तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट, कमज़ोर पार्टी, मजबूत पार्टी, अगर एक पार्टी कमज़ोर लगे तो मजबूत पार्टी उसके ऊपर से गुजर जाती है, अगर एक पार्टी मजबूत लगे तो फिर दूसरी पार्टी उससे बात करना शुरू कर देती है। तो ये नेगोशिएशंस होते हैं, इसको कह सकते हैं गुड कॉप बैड कॉप। अभी पहले ये होता था कि एस्टैब्लिशमेंट पीछे रहती थी और जो इनके मोरे होते थे वो बैड कॉप्स होते थे, और एस्टैब्लिशमेंट प्रिटेंड करती थी कि नहीं नहीं हम तो न्यूट्रल हैं, हम ये हैं वो हैं। अब वो सूरत हाल नहीं रही। नून लीग के अंदर भी ऐसी सिचुएशन थी, हार्ड लाइनर्स, सॉफ्ट लाइनर्स। नेगोशिएशन जब करनी हो ना तमकनत, तो एक ही लाइन लेके जो कि फेल हो रही है वन आफ्टर दी अदर, उससे नेगोशिएशन नहीं होती। ये अगर रास्ता आगे बनाना है तो यही एक तरीका है कि आप खड़े हो जाएं और आप कहें हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, फिर आपकी बात सुनी जाएगी। क्योंकि अगर आप लड़ते हैं और कोई मर भी जाते हैं तो ये आपके गले नहीं पड़ेगी, उनके गले पड़ेगी। तो इसलिए नेगोशिएशन के लिए भी, रास्ते ढूंढने के लिए भी खड़ा होना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इंडिया कहता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और आप कहते हैं यार इसी तो खड़ी नहीं हो सकते, तो उनकी करिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए। नहीं तो फिर इंडिया कॉम्प्रोमाइज़ क्या, वो कर ही देगा जो उसने करना है। वो कहते लम्बे पे चढ़ जाओ, पहले सी मंगने उन्हें भी मंग लेने। जब आप कहेंगे ऐसी तैसी तुम्हारी, हम न्यूक्लियर कर देंगे, वो कर देंगे, तो फिर इंडिया कहते हैं। तो हालांकि वी नो दे आर मोर पावरफुल, बट जब आप खड़े होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर दूसरी पार्टी को सोचना पड़ता है कि यार है रास्ता जड़ा है, ये करना है या नहीं करना। हमेशा ये कहा जाता है नेगोशिएशंस में भी और सियासतदान में भी और पॉलिटिक्स में भी कि अगर एक मसला है उसको जंग के ज़रिए हल करना है, तो उससे बेहतर ये है कि जंग की थ्रेट, जंग की धमकी के ज़रिए उस मसले को हल कर लिया जाए, ये नहीं कि एक्चुअली जंग कर दी जाए। क्योंकि अगर एक्चुअली जंग हो जाए तो दोनों का नुकसान है। अब एक तरफ से जंग हो रही थी, एक तरफ से जंग हो रही थी नून लीग के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर। अब वो खड़े हो गए, अब वो कहते हैं चलो फिर असली भी लड़ने हैं। इसके साथ रास्ते निकलेंगे आगे, इसके साथ रास्ते बंद नहीं होंगे, इसके साथ रास्ते निकलेंगे।
और ये पीटीआई ने बहुत बड़ी हमाकत की है सियासी तौर पे। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि इजाज़त मिल गई सुनने की हमें, मगर अगर ये स्पीच ना सुनते लोग तो पीटीआई का ये एनालिसिस है ना कि ये एस्टैब्लिशमेंट और नाराज़ हो जाएगी। होने दो नाराज़, पहले नहीं नाराज़, जहाँ तक ले आए हैं उनको इकामा के ऊपर निकाल कुल के फारग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अब रह क्या गया है? क्या रह गया था? कुछ भी नहीं रह गया था। तो ये लड़ाई करने के लिए तैयार होगी नून लीग तो फिर इनको कुछ मिलेगा। अगर लड़ाई करने के लिए, कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होंगे, इनको कुछ नहीं मिलेगा। और अब विंडो बड़ी थोड़ी रह गई है, थोड़ी सी विंडो रह गई है। अब से लेके मार्च से पहले पहले नून लीग ने शहादत करनी है। अगर शहादत नहीं करेंगे तो शहादत हो जाएगी तो कत्ल हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर शहादत के लिए तैयार हो जाएंगे तो शहादत भी नहीं होगी, कत्ल भी नहीं होंगे, और शायद कोई और रास्ते निकल आए। इसलिए शहबाज शरीफ साहब का अभी भी रोल है आगे, ये ना कहें कि रोल नहीं है, उनका अभी भी रोल रहेगा, क्योंकि अब गेम जो है ना एक और लेवल पे चलेगी। इसीलिए उन्होंने जो प्लान अडॉप्ट किया है वो डिस्कस कर लेते हैं, वो भी सोच समझ के किया है इसी वजह से। ये शहबाज शरीफ साहब के लिए भी मेरे ख्याल में वो ये सोच रहे हैं कि निकल ही आती है कहीं ना कहीं से गुंजाइश, किसी का इश्क कभी आखिरी नहीं होता। हाँ, किसी का इश्क कभी आखिरी नहीं होता।